हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक वेक्टर का कंपोनेंट निकालना सीखेंगे। एक वेक्टर को दो वेक्टर में तोड़ना सीखेंगे, रिजॉल्व करना सीखेंगे। तो कभी कभी आप बुक में देखेंगे क्या हेडिंग क्या दिया रहेगा, रिजॉल्विंग अ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कहने का मतलब कि इस वेक्टर को, कोई एक वेक्टर को हम दो वेक्टर में तोड़ेंगे इस तरह से ताकि वापस जोड़ने पर फिर से वही वेक्टर मिलना चाहिए, तभी जाकर के दोनों कंपोनेंट उस वेक्टर का कंपोनेंट कहलाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सत्येंद्र कुमार एजुकेशन इंजन पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज का लेक्चर होने वाला है मजेदार, क्योंकि हम लोग एक वेक्टर से दो वेक्टर बनाना सीखेंगे। फिलहाल जो हम वेक्टर ले रहे हैं वो प्लानर वेक्टर है, मतलब वन डायमेंशनल वेक्टर है, 1D वेक्टर है। मतलब एक प्लेन में होगा, या तो एक्स वाई प्लेन हो, या वाई जेड प्लेन हो, या जेड एक्स प्लेन हो, है ना। किस तरह का वेक्टर है, प्लानर वेक्टर या वन डायमेंशनल वेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और जो कंपोनेंट होगा वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। मतलब समझो कि मान लेते हैं कि मेरा एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर है ऐसा, ठीक है। मान लेते हैं वेक्टर ए, ये ओरिजिन है वेक्टर का टेल, और टिप मान लेते हैं पी पॉइंट, पी है, टिप क्या है, पी है। अब इस एक वेक्टर से हम दो वेक्टर बनाएंगे, मतलब इस वेक्टर को दो वेक्टर में तोड़ेंगे। तो पता है कि अगर मान लो कि ये पेन है तो इसका ये दोनों कंपोनेंट हो गया, और वापस से अगर हम इसको लगा दे तो फिर से पेन बन जाता है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, कंपोनेंट है इस पूरे पेन का, ठीक है। तो सिमिलरली अगर ये वेक्टर है और हम इसका कंपोनेंट निकाल रहे हैं, ये कंपोनेंट किधर होगा, तो एक्स और वाई डायरेक्शन में, यानी इसके दोनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो अगर इसका दो कंपोनेंट है तो ये दोनों कंपोनेंट को वापस से अगर जोड़े तो हमको सेम वेक्टर मिलना चाहिए, तभी ये दोनों कंपोनेंट इस वेक्टर का कंपोनेंट कहलाएगा, अदरवाइज जो कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, किसी भी प्लानर वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं एक्स एक्सिस पर, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं वाई एक्सिस पर। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये जो लेंथ दिख रहा है आपको क्यू ओ क्यू, इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट। ये क्या है, एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली ये जो पॉइंट आर से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। ये वाई कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है। तो ये जो लेंथ अगर हम पता कर ले ओ क्यू और ओ आर, तो ओ क्यू और ओ आर अगर पता कर ले तो ओ क्यू ओपी का एक्स कंपोनेंट कहलाएगा, है ना। अगर हम बोले एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए यानी ओपी, या वेक्टर ओपी ही वेक्टर ए है, वो क्या होगा, तो लेंथ ओ क्यू के बराबर, यानी ओ क्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो ओ क्यू कैसे पता चलेगा, तो ये वेक्टर हो गया ओपी, वेक्टर ए है, ये एंगल थीटा है, तो ये दोनों पता होगा हमें, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर का एंगल दिया रहेगा, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखो पी क्यू ओ में, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू ओ में अगर हम cos थीटा यूज करें, cos थीटा लगाए, तो बेस बाई हाइपोटेनस आएगा, यानी ओ क्यू अपॉन ओपी, और ओ क्यू ही चाहिए हमको, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, ओपी इंटू कॉस थीटा। ओपी क्या है, वेक्टर ए के बराबर, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मान लेते हैं ए के बराबर, ठीक है। ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, यानी इसका जो एक्स कंपोनेंट है ये ए कॉस थीटा के बराबर है, ये आ गया।
सिमिलरली ट्रायंगल पी और ओ में ये वाला एंगल कितना होगा, तो 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो बाई कंपोनेंट की बात करें तो बाई कंपोनेंट क्या होगा, और वेक्टर ए यानी वेक्टर ओपी ये ओ आर के बराबर होगा। और ओ आर कैसे मिलेगा, तो ट्रायंगल पी और ओ में मिलेगा। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी और ओ में बच्चों अगर हम cos थीटा लगाते हैं तो cos थीटा की जगह यहाँ पर 90 माइनस थीटा होगा, जो किसके बराबर होगा, बेस बाई हाइपोटेनस यानी आर ओ अपॉन ओपी के। तो यहां से आर ओ क्या हो जाएगा, आर ओ हो जाएगा ओपी कॉस 90 माइनस थीटा। ओपी कितना है, ओपी का मैग्नीट्यूड ए है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो आर ओ जो हो जाएगा वो ए साइन थीटा के बराबर। यानी आपका बाई कंपोनेंट कितना आ गया, ए साइन थीटा। तो अगर आपका कोई प्लानर वेक्टर यानी वन डायमेंशनल वेक्टर को आप अगर आप दो वेक्टर में तोड़ रहे हैं, है ना, दो कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं और दोनों कंपोनेंट कैसा है, तो आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब एक एक्स एक्सिस की तरफ है और एक वाई एक्सिस की तरफ है ना। तो इस वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ क्या होगा, तो वेक्टर ए एक्स के साथ जितना एंगल बना रहा है, तो ए का थीटा के साथ ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, ए साइन थीटा। याद रखने के लिए कि जिस भी वेक्टर जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है उस एक्सिस के साथ कंपोनेंट कितना होगा, ए कॉस थीटा, और उसके अपोजिट यानी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, ए साइन थीटा। तो इस तरह से हम एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में लिख सकते हैं, उस वेक्टर को दो कंपोनेंट में लिख सकते हैं। यानी हम इस एक वेक्टर से दो वेक्टर इस तरह से बना सकते हैं ताकि वापस इनको जोड़ने पर सेम वेक्टर आएगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या वापस ये दोनों वेक्टर आता है या नहीं। तो बच्चों इस अकेला वेक्टर को इन दो वेक्टर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कंपोनेंट आ चुका है, ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा। ठीक है, अब इस अकेला वेक्टर को इन दोनों वेक्टर के टर्म में लिखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं इसको। तो देखो तो ए, हाँ, एक्स कंपोनेंट क्या हो गया, ए साइन थीटा, सॉरी एक्स कंपोनेंट हो गया ए कॉस थीटा, एक्स कंपोनेंट आ गया ए कॉस थीटा जो क्यू के बराबर है। अब हम इसको वेक्टर बनाना चाहते हैं, तो वेक्टर में क्या होगा, वेक्टर क्या होगा, तो इस तरह से वेक्टर बनाना है इसको ताकि इसका मैग्नीट्यूड ना बदले और डायरेक्शन किधर हो जाए, एक्स एक्सिस की तरफ। ये पॉसिबल तभी होगा जब हम इसमें यूनिट वेक्टर आई से गुना कर दें। यूनिट वेक्टर आई क्या है, तो एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जिसका डायरेक्शन किधर होता है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो अगर हम इसमें आई से गुना कर दे तो ये वेक्टर ओ क्यू बन जाएगा, ओ क्यू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा यूनिट वेक्टर आई। सिमिलरली बाई कंपोनेंट क्या आया है हमारा, बाई कंपोनेंट आया है ए साइन थीटा, यानी जो कि ओ आर के बराबर है, तो ओ आर बराबर हो गया ए साइन थीटा। सिमिलरली अगर ओ आर को वेक्टर बनाना है तो इसमें डायरेक्शन लेके आना पड़ेगा और इसका डायरेक्शन किधर है, बाई एक्सिस की तरफ। तो हम लोग को पता है कि बाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे होता है।
यूनिट वेक्टर जे क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन बाई एक्सिस के अलोंग होता है ना। तो अगर हम इसको गुना कर दे, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये भी अब वेक्टर बन जाएगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। 1 इंटू ए साइन थीटा 1 रह जाएगा और डायरेक्शन किधर आ जाएगा, बाई एक्सिस की तरफ। तो इस तरह से हम इन दोनों कंपोनेंट को वेक्टर बना लिए। अब ये दोनों वेक्टर कैसा है, तो परपेंडिकुलर, ये देखो एक एक्स एक्सिस की तरफ है, एक बाई एक्सिस की तरफ है। ये एक्स एक्सिस वाला कितना है, ए कॉस थीटा आई है, और बाई एक्सिस वाला ए साइन थीटा जी। अब ये दो वेक्टर आ गया। अब इन दोनों को अगर हम जोड़े तो पैरेललोग्राम से जोड़ेंगे और इसका ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल क्या देगा हमको, रिजल्टेंट देगा। यानी वेक्टर आर मेरा क्या हो जाएगा, यानी वेक्टर आर मेरा होगा ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जी। यानी ओपी वेक्टर, वेक्टर आर मेरा यहाँ पर क्या है, यही वेक्टर ओपी है। यानी वेक्टर ओपी को हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे। अब इसका रिजल्टेंट निकालो तो वेक्टर ओपी क्या हो जाएगा, का मॉड क्या होगा। तो याद करो, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, स्पेशल केस में आप लोग को बताया था मैंने, जब हम लोग वेक्टर एडिशन देख रहे थे। तो अगर नहीं पता है जिन बच्चों को, तो जाकर वो टाइप करें यूट्यूब पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में ये डिस्कस किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये डायरेक्ट हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको ए मानो, इसको पूरा बी मानो, तो फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका मैग्नीट्यूड ए साइन थीटा है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ करेंगे कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है, थीटा क्या है 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो हो जाएगा। तो आने वाला आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर का अंडर रूट और ये हो जाएगा ए। तो वापस से देखो बच्चों, इसका रिजल्टेंट इन दोनों का ए के बराबर आ रहा है, और ए क्या है, तो वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड है। तो हम कह सकते हैं कि ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा क्या है, तो ए कॉस थीटा इसका एक्स कंपोनेंट है और ए साइन थीटा वाई कंपोनेंट है। यानी इन दोनों इस अकेला एक वेक्टर को हम दो वेक्टर में परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर में तोड़ा, और जब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, सेम वेक्टर आता है। इसका मतलब ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा इसका एक्स और वाई कंपोनेंट है ना। तो अक्सर इसका इस्तेमाल हम लोग एक से ज्यादा वेक्टर को जोड़ने में करते हैं, ठीक है। तो कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते कि एक फोर्स है, ये O हो गया, ये F वेक्टर F है जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, और ये एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री से इंक्लाइन है। तो हमसे बोला जा रहा है इसका एक्स और वाई कंपोनेंट निकालो। तो एक्स कंपोनेंट मान लेते हैं एफ एक्स है ना। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो ये एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। तो एफ एक्स क्या होगा, तो एफ कॉस 37 डिग्री। क्या बताए थे कि जो भी वेक्टर जिस एक्सिस से जितना एंगल इंक्लाइन है उसके साथ क्या होगा, एफ कॉस, मतलब उसके साथ कॉस आएगा। यहाँ पर एफ कॉस कितना होगा 37 डिग्री। एफ का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। कॉस 37 क्या होता है, तो किसी भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 3 हो, ये 4 हो, 5 हो, तो 37 डिग्री हो जाएगा। ये 53 डिग्री हो जाएगा।
तो cos 37 बेस बाई हाइपोटेनस 4/5 हो जाएगा 4/5 कर लिया, 2 बार में आया 8 न्यूटन। तो Fx का इस x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा 8 न्यूटन का। ठीक है, Fy निकाल लेते हैं बाई कंपोनेंट, तो हो जाएगा F साइन 37 डिग्री। F का वैल्यू यहाँ पर 10 न्यूटन है, साइन 37 3/4 3/5 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, 2 बार में कैंसिल हो गया, 3 गुना 6 न्यूटन। तो इसका बाई कंपोनेंट आ गया, Fy आ गया 6 न्यूटन और x कंपोनेंट आ गया 8 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी एक वेक्टर को 2 वेक्टर में तोड़ सकते हैं और ये दोनों वेक्टर इस वेक्टर का क्या कहलाएगा, कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, या प्रोजेक्शन भी कभी कभी हम बोलते हैं। इस वेक्टर का x एक्सिस के लॉन्ग प्रोजेक्शन 8 न्यूटन है, इस वेक्टर का y एक्सिस के लॉन्ग प्रोजेक्शन 6 न्यूटन है। तो या तो प्रोजेक्शन बोले या कंपोनेंट बोले, है ना, या रिजोल्यूशन बोले, सबका मतलब सेम होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इस एक वेक्टर f को हम लिख सकते हैं, वेक्टर में क्या लिख सकते हैं, f बराबर एफ एक्स आई, वेक्टर f बराबर लिख सकते हैं एफ एक्स आई प्लस एफ बाई जे। एफ एक्स कितना आ गया, एफ एक्स 8 न्यूटन है तो 8 न्यूटन आई, एफ बाई कितना है 6 न्यूटन, जे ये आ गया, ये हो गया आपका वेक्टर के फॉर्म, है ना। तो इस तरह से हम एक वेक्टर को का कंपोनेंट लिख सकते हैं और भी एग्जांपल लिया जा सकता है, जिससे एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। यही वेक्टर अब जो 10 न्यूटन है, अब इधर से ये 37 डिग्री बना रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से 37 डिग्री एंगल बना रहा है, तब इसका कंपोनेंट क्या होगा। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो इसका 2 कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएगा इतना लेंथ का, और दूसरा यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर खींचे तो इतना लेंथ का इसका बाई कंपोनेंट आएगा, वो ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया एफ बाई। तो एफ एक्स और एफ बाई क्या होगा, देखो एफ एक्स यहाँ पर इस एक्सिस के साथ 37 डिग्री, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा एफ कॉस 37 डिग्री। एफ का वैल्यू 10 न्यूटन, कॉस 37 4/5 तो आ गया 8 न्यूटन। ठीक है, 8 न्यूटन हो गया। एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट, बाई डायरेक्शन में क्या होगा इसका कंपोनेंट, एफ बाई एफ बाई हो जाएगा एफ साइन 37 डिग्री। तो एफ का वैल्यू हो गया 10 न्यूटन और साइन 37 3/5 6 न्यूटन। सेम कंपोनेंट उधर भी आया था। अब एफ वेक्टर एफ एक्स अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, तो देखो इस वेक्टर का कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसका डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर हम लोग क्या लेते हैं, तो हम लोग लिखते हैं माइनस आई कैप लेते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा -8 न्यूटन आई कैप। ठीक है, एफ वाई क्या हो जाएगा इसका, एफ वाई हो जाएगा 8 न्यूटन जे कैप बाई एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव बाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर जे, सॉरी 6 न्यूटन है ना, तो वही 6 न्यूटन हो जाएगा 6 न्यूटन जे। तो इस वेक्टर एफ को क्या लिख सकते हैं, अब हम एफ वेक्टर को लिख सकते हैं -8 न्यूटन आई कैप प्लस 6 न्यूटन जे कैप। तो इस वेक्टर को अब हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके कंपोनेंट के फॉर्म में, है ना। अगर ये वेक्टर इधर होता इस डायरेक्शन में और इसे 37 डिग्री बना रहा होता, तो इसका फिर से कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ 8 न्यूटन होता और बाई एक्सिस का कंपोनेंट इसका मैग्नीट्यूड हो जाता 6 न्यूटन। इस वेक्टर को क्या लिखते हैं हम,
तो लिखते F बराबर, फिर से ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो -8 न्यूटन आई प्लस, अब इसका कंपोनेंट बाय नेगेटिव बाई एक्सिस की तरफ है, तो -j से गुना करना पड़ेगा, तो 6 न्यूटन माइनस जे यूनिट वेक्टर जे, तो हो जाएगा -8 न्यूटन आई -6 न्यूटन जे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसी वेक्टर का कंपोनेंट सेम आएगा, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन जब वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हमको आई और जे का उस अनुसार से आई कैप और जे कैप लेना पड़ेगा। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस यूनिट वेक्टर आई लेंगे, है ना। माइनस का मतलब यहाँ डायरेक्शन है, मतलब आई के जस्ट अपोजिट, तो इधर आई होगा और इधर माइनस आई होगा, इधर जे होगा तो इधर यूनिट वेक्टर माइनस जे होगा। यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए माइनस आई कैप का इस्तेमाल करेंगे और नेगेटिव बाई एक्सिस के लिए माइनस जे कैप का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम इस वेक्टर को उसके कंपोनेंट के वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से बच्चों हम लोग कंपोनेंट, एक वेक्टर का कंपोनेंट यानी प्लानर वेक्टर का कंपोनेंट निकालना सीख गए। तो अब हम लोग 3 डायमेंशनल वेक्टर का कंपोनेंट निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चों लगातार मेहनत करें, इस तरह से आगे बढ़ते रहें, क्योंकि कंसिस्टेंसी जब तक आपके अंदर नहीं होगी तो आप कोई भी गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। और लगातार चलिए, बिना डरे बिना रुके आगे बढ़ते रहिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।